हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग थे वो जून का मैगजीन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट अपने दोनों सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। आज हम लोग आईआर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ना, जो हम लोग एक सिस्टम बना के रखे हैं, आज से मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं अपनी मैगजीन में डे टू डे में, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले वो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे कि क्या है सिलेबस में, ठीक है ना। फिर पीवाईक्यू देखेंगे। फिर हम उसमें थीम्स देखेंगे, कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम लोग इंट्रो और कंक्लूजन देखेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने इस बार ऐड की है, हम लोग ना इस बार क्वेश्चंस कितने टाइप से बनते हैं वो देखेंगे। उसके साथ साथ वो क्वेश्चंस को लिखते कैसे हैं, मतलब उसका होता है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट ही बना के देखेंगे और उसमें क्या क्या माल भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब सब कुछ रेडीमेड करने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे लिखेंगे आंसर को, वो ऐसा थोड़ा बहुत थिंकिंग डेवलप करेंगे, जिससे कि जब हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करें ना, तब इजीली हमारे लिए हो जाए और काम की चीज़ उसमें भर जाए। जैसे हम लोग जानते हैं ना, ऐसा ब्लैक जो फिल ब्लैक होते हैं ना, उसमें बीच में छोड़ दिया जाता है कि अब क्या भरना है। तो वो हम लोग थोड़ा थिंकिंग करते हैं तब हम कुछ भर पाते हैं। तो ऐसे ही हम उस जो ब्लैंक है ना चीज़, उसको फिल करने का कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट, सॉरी इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें चार पांच टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है इंडिया एंड इंडियाज नेबर्स। ऐसे समझ लो ना, मेनली ना दो टाइप से इसे डिवाइड किया गया है। एक में बॉडीज रहती हैं या फिर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो। और दूसरी तरफ कुछ नेशंस रहते हैं। और जो नेशंस रहते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। पहले अपने नेबर्स, नेबर नेशंस, पड़ोसी, ठीक है ना। दूसरे रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खास अजीज दोस्त हमारे। जो अजीज दोस्त रहते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे अलग से, और नेबर्स रहते हैं उनको अलग। और कुछ बॉडीज रहती हैं। बॉडीज दो प्रकार की होती हैं, एक रीजनल और एक मल्टीलेटरल, ठीक है ना। कुछ तो अपने आजू बाजू रीजनल होंगी, लोकल की, ठीक है ना, और जो एकदम देसी होंगी। और कुछ मल्टीलेटरल होती हैं जो बाहर गांव से आई होती हैं, या फिर मतलब बहुत सारे देशों ने ज्वाइन कर रखा होता है, जैसे WTO और क्या कहते हैं आपका यूनेस्को, और भी कुछ अदर। तो दो ही टाइप के इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया ऐसे। तो चार टॉपिक है और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उनमें पहला अपना वो नेशंस, अपने पड़ोसी देश, और पड़ोसी देशों के साथ में कैसे हमारे संबंध हैं। तो आपको पता है पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं, और कुछ के साथ बहुत अच्छे होते हैं। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो, इंडिया का इंटरेस्ट है ना जो भी नेशंस के साथ में उनका, और उसके साथ साथ अपने डायस्पोरा, जो डायस्पोरा है उस पर। तो डायस्पोरा एक थीम है और वो हम लोग आगे देखेंगे, उसको अच्छे से याद रखना है। देखोगे ना डायस्पोरा और जो अपने इंटरेस्ट है इंडिया का और आजू बाजू के कंट्री के साथ, तो अच्छा है। हमेशा क्वेश्चन आते हैं, देखो 15 का, 20, 25, 40, मतलब हर साल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं सेकंड प्लस से। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, जो हमने अभी बॉडी की बात की थी, और उनके स्ट्रक्चर, मैंडेट, रोल, फंक्शन, इन सब के बारे में बातचीत की जाती है इसमें। बायलेटरल रिलेशंस, ग्लोबली ग्रुपिंग एग्रीमेंट, फिर ये अपना दूर देश के जो अपने दोस्त हैं, मतलब अजीज अपने फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के बारे में कुछ बातचीत करनी है। तो ये देखोगे ना, तो इनमें भी हमेशा एक क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। देखो यहाँ 25 है ना, तो दो क्वेश्चन आए थे, एक 10 नंबर का, एक 15 नंबर का। इसमें एक 15 नंबर का है, एक 10 और 15 नंबर का आया था। तो मोस्टली क्या है ना, जो 10 नंबर के आते हैं उसमें इजी कोई बात पूछ लेगा, या कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछा होगा तो उसका रोल वॉल पूछ के और फंक्शन पूछ के खत्म कर देगा। लेकिन जो भी 15 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं अपने तीनों के तीनों पेपर में, इवन आप देखोगे पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें ना तीन सेक्शंस रहते हैं हमेशा, और एक सेक्शन रहता है चैलेंजेस का। तो उस पर हम लोगों ने पहले से ही नोट्स बना रखा है कि चैलेंजेस कैसे निकालते हैं, चार पांच चैलेंजेस का अपना। लास्ट में मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट, मैंने शायद लास्ट वीडियो में ही कहीं स्क्रीनशॉट दिलवाया है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैलेंज से देखो। आगे भी बता दूंगा यदि कोई दिक्कत होगी जिसने नहीं लिया होगा, या फिर कोई नया व्यूअर रहेगा अपना। तो अपन इसमें देखेंगे कि क्या क्या करना है। तो ये चार ही आपके थीम्स है। तो मैं बार बार सिलेबस क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको सिलेबस बराबर पता हो। तो पहला अपना अपने आजू बाजू के पड़ोसी, ठीक है ना। फिर इफेक्ट ऑफ पॉलिसी, अपनी जो पॉलिसी और पॉलिटिक्स हैं उनके, उनका किन दूसरे देशों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर अपने डायस्पोरा पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस पर ये क्वेश्चन है। और ये अपना दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एज लाइक WHO है, ठीक है ना, और यूनेस्को है, और भी बहुत सारे। और फिर अपना कुछ जो अपने दूर दूर दराज के, दूर गांव के अजीज फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो मेनली क्या बात है,
4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और हमने देखा ना मोस्टली 4 ही टॉपिक हैं, तो हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन ऐसा पकड़ के रखो तो मतलब सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ नहीं सकते। और कभी कभी जो है ना अपना 4 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछता है, ठीक है ना, लगभग 5 साल से ऐसा देख रहा है कि इनका क्वेश्चन नंबर दिया रहता है 9 और 10 अपना 10 मार्क्स का होता है, और 90 और 20 अपना 15 मार्क्स होता है, यही रहता है, क्रम रहता है। ध्यान रखोगे जब भी पेपर 2 खोलोगे ना तो 9 और 10 आपको और 19 और 20 दोनों मिलेंगे, 2 10 के 2 15 के। 2016 में कुछ बदल गया था तो अब बात बार उस बात को नहीं बुलाएंगे। तो 4 टॉपिक हैं, 4 क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपको। अभी मेन बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अभी कोई मोटा बुक पढ़ लेना चाहिए 250 पेज का, या फिर कोई 500 पेज का और नोट्स पढ़ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि किताब कुछ भी नहीं पढ़नी चाहिए ऐसे ही, मतलब किताब के लिए क्या है ना, इतनी सारी किताबें छापी गई हैं, तो हर एक किताब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। फिर बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे फिर कौन सी किताब पढ़ लूँ मैं इसके लिए, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि ऐसी कोई खास किताब नहीं होती है आईआर के लिए जो सब कुछ कवर करे, पर मेनली आईआर है ना वो मोस्टली करेंट ओरिएंटेड रहता है। तो वही है, कुछ भी पढ़ लो आपके दिल में जो है, जैसे बहू वही अच्छी जो पति मन भाए, और किताब वही अच्छी जो समझ में आए, ठीक है ना, उस टाइप से। तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो प्लीज गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, अभी वो नीचे हम जाएंगे तो देख लेंगे। तो मोस्टली 2 क्वेश्चन ट्रेडिशनल रहते हैं और 2 प्योर करंट ओरिएंटेड रहते हैं। ट्रेडिशन में कोई फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ पूछ लेगा या फिर कुछ डायस्पोरा पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने PYQ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ ही जो थीम्स हैं वही बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे 5 से 6 थीम्स हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, इंट्रो कंक्लूजन और फिर उसका थोड़ा बॉडी का माल जो आज हम लोग सीखेंगे, तो उसके हिसाब से ना बहुत मस्त माल बन जाता है और इजीली हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट आता है। GS2 में जो गवर्नेंस और आईआर दोनों ही लो हैंगिंग फ्रूट हैं, तो दोनों को ही हम अच्छे से कवर करेंगे। तो देखा यहाँ पे लाइक इंडिया एंड नेवर्स, हम अभी देखेंगे कौन से थीम है, यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, नहीं तो आगे हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। इंडिया एंड इट्स नेवर्स, और अपना भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर देखोगे तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो 2022 में क्वेश्चन आया था, 2015 में आया, 2020 में आया, 2013 में आया, 2013 में आया, और 2012 में आया। आया किस किस के ऊपर? 2022 में श्रीलंका की हालत बहुत खराब थी, तो इसने पूछा था कि अपना ओल्ड फ्रेंड है, पुराना दोस्त है, वो रावण ने भी उधर मतलब लंका में जन्म लिया था, तो फिर राम मारने गए थे, तो अपना और ज़्यादा कल्चरली मतलब पूरा एक कॉरिडोर बनता है राम रावण को कलेक्ट करने के लिए। इंडिया रोल रिसेंट क्राइसिस, वो अभी क्राइसिस आया था लास्ट ईयर, तो उस पर क्या हमने प्रभाव मतलब क्या था, इंडिया रोल पूछ रहा था, अपना रोल क्या था उसमें। टेररिस्ट एक्टिविटी म्यूचुअल डिस्टेंस, तो पाकिस्तान के साथ में अपना ये 2015 पूछा था। 2020 में पूछा गया था कि जो अपना इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स है ना, ISAF, उसके ऊपर अफगानिस्तान से जो हो गया था उसके था, बांग्लादेश के साथ था, ठीक है ना, मालदीव के साथ था, फिर श्रीलंका के साथ था। ओके, तो ये मोस्टली ना 4-5 ही लोग हैं जिनको रिपीट रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो आपको मेरे को बताओ कमेंट में कि आप उनके कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, उसको बताओ सही से। नेक्स्ट है सेकंड जो अपना थीम है वो है इंडिया एंड मेजर पावर्स। तो मोस्टली इंडिया और इंडिया के अलावा जो मेजर पावर्स हैं उसमें क्या आता है, फोकस 2 ही चीज पे करना है, यूएसए, ठीक है ना। यूएसए का किसी भी कंट्री के साथ में कुछ भी होता है ना, वो फोकस रखना है। अभी यूएसए कुछ भी कर दे, जैसे मान चलो यूएसए ने एनएस को छोड़ दिया, तब भी भाई उस पर क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। अभी यूनेस्को को वो ज्वाइन कर लिया, तो उसको पढ़ो भाई, पता चलेगा, वो पूछ ले यूएसए कोई भी कदम कर ले, क्योंकि वो इतनी मेजर पावर है ना, अब तक की सबसे बड़ी पावर है, वो कुछ भी काम करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यूएसए का हर कदम पे हम लोग को निगरानी रखने का है। यूएसए कुछ भी करता है, किधर भी करता है, अपन उधर पूरा फोकस रखेगा, क्योंकि अपन का पूरा मतलब 15 से 10 मार्क्स टिका हुआ है इस पर। चाइना के बारे में ध्यान रखो, रसिया के बारे में ध्यान रखो, और यूरोप के बारे में, यही कुछ मेजर पावर्स हैं। तो 4, केवल 4 ध्यान रखना है, यूएसए, ओके, चाइना, ठीक है ना, रसिया और आपका यूरोप, ये 4 को याद रखो, क्योंकि यही मेजर पावर है अभी वर्ल्ड में। तो आप खुद ही समझ जाओगे, उस टीम का ही नाम है इंडिया एंड मेजर पावर। तो मेजर पावर से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अभी ये कुछ भी कारनामा कर देते हैं, मान के चलो रसिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया, तो ये मेजर पावर आ रही थी ना, अब इसका अपन पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो वो क्वेश्चन बन सकता है, तो आया भी था। तो इसमें क्या है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर समस्या थी उसके ऊपर लेके। 2020 में भी क्वेश्चन आया था यूएसए का, ठीक है, रसिया का। 2019 में भी देखो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। वो जो अपना टाइज था इंडिया और यूनाइटेड मतलब यूएसए के साथ में, तो उस पर क्वेश्चन था। 2018 में
जो यूएस और ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उसके ऊपर था, क्योंकि कुछ भी यूएस कर रहा, देखो अभी यूएस और ईरान की बात चल रही थी, सॉरी यूएस और ईरान की बात चल रही थी, तो उसमें भी इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा, हम लोग को याद करने का था। बायलेटरल इशू चल रहे थे जो इंडिया और चाइना के, तो उसमें तो क्वेश्चन आना ही था कि चाइना के ऊपर। इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस, तो कुछ भी करना है मान के चलो एशिया के आसपास होगा, चाइना के साथ होगा, वो भी मेजर पावर है, या फिर हमारा नेबर भी है, तो उसको अच्छे से ध्यान रखना है। चाइना चाइना और भी एक जगह था चाइना, देख रहे हो ना, तीन तीन बार चाइना पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका तो अपन के पास इंट्रो और कंक्लूजन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। तो चाइना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है, कुछ न कुछ करता ही रहता है चाइना। अभी इस वाले में भी चाइना से रिलेटेड ही था, 2021 में जो क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यूएस यूएस चाइना मोस्टली ना, आप ये 4 लोग इस वाले थीम में ना, कैसे भी करके यूएसए और चाइना को तो छोड़ना ही नहीं है। फिर आपको 3rd नंबर पे रखना है रसिया, और फिर 4th नंबर पे रखना है यूरोप। यूरोप तो बहुत, यूरोपियन कंट्री ना बहुत शांत है, तो इतना कुछ माल मिलता नहीं है अपन को उधर से, वो कोई अच्छा काम ही करेंगी, क्योंकि वो कुछ खराब काम नहीं करती है, तो फिर उधर इतना माल नहीं मिल पाता। लेकिन ये 3, यूएसए को तो पता ही है आपको, हर जगह लड़ाई करवा के फिर अपने आर्म्स हथियार बेचने उसको, वो दुनियादारी से उसे मतलब नहीं है, अपन का काम बनता बाहर में रहता। रीजनल ग्रुपिंग, ठीक है ना, अभी मैंने बोला था ना 2 टाइप से, एक ग्रुपिंग और एक नेशंस। तो नेशंस हमने देख लिए, अपने पड़ोसी भी देख लिए, और अपने अजीज मित्र जो बड़ी पावर्स हैं, बहुत ताकतवर हैं, और अपने मतलब अपने गांव के बेताज बादशाह हैं, उस टाइप के लोग, ठीक है ना। तो रीजनल ग्रुपिंग में क्या है, कुछ बॉडीज हैं जैसे बिम्स्टेक रीजनल आती है, सार्क, ओके, अपनी I2U2 जो लास्ट ईयर आया था 2022 में, ये बिम्स्टेक वाला भी 2022 में था, और SCO 2021 में था, ठीक है ना। अभी एक चीज देखो तुम, यहाँ मोस्टली बॉडी पूछी जाती है ना, इनमें सबसे देखो क्या पूछा जाता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव बताओ। मोस्टली जितनी भी बॉडी रहती है ना, अभी देखो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, मोस्टली टाइम पे ना एम और ऑब्जेक्टिव बॉडीज के ऊपर पूछे जाते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसका एम या ऑब्जेक्टिव ही पूछता है हमेशा, तो ध्यान रखना है इन बॉडियों का एम, और या एम या ऑब्जेक्टिव, रोल, फंक्शन, कोई भी सिनोनियम दे देगा इसको। मान लो रोल पूछ ले, या एम पूछ ले, या ऑब्जेक्टिव पूछ ले, या फंक्शन पूछ ले, उन सबका मीन्स एक ही है, तो वही पॉइंट लिखने होते हैं। तो ये जरूर याद रखो, 4 से 5 पॉइंट हर एक के, जो भी न्यूज में चल रहा हो। मल्टीलेटरल बॉडी क्या होती है, जैसे WHO है, ठीक है ना, यूनेस्को है, ओके, UN सिक्योरिटी काउंसिल, पूरा UN ही है, UN के 6 पार्ट हैं, जो मैंने लास्ट मंथ की मैगजीन में कवर किए हैं, चाहो तो आप उधर जाके देख सकते हो, पूरे अच्छे से सरकार के साथ में, अमिताभ बच्चन की मूवी, उसके साथ समझाया हुआ है कि कैसे करके ये सरकार और UN सेम है। अभी देखोगे आप कि वर्ल्ड बैंक, IMF के ऊपर क्वेश्चन था, इधर भी ये लोग देखोगे ना, तो मोस्टली टाइम पे कुछ नहीं किए होंगे, रोल, फंक्शन एंड मैंडेट पूछे, जहां भी देखोगे ना आप, तो रोल एंड फंक्शन मोस्टली जगह ना, जब भी बॉडी के बारे में पढ़ोगे ना, तो उधर आपको हमेशा ना रोल, फंक्शन, जो भी है आपका मैंडेट, इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो हम लोगों ने देख लिया। अभी देखो और भी बॉडी है, जैसे WTO को मैंने अलग बना दिया थीम, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये भी माइंड द इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट है इसका, इसकी समस्याएं, और या फिर कुछ और पूछ लेगा, चैलेंजेस क्या है इनका, रिफॉर्म बताओ, ठीक है ना। इंडियन फॉरेन पॉलिसी नेक्स्ट थीम है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उसमें 4 से 5 ही मेन पॉइंट है, ठीक है ना, 4 पॉइंट मेन है। तो उन 4 पॉइंट्स को याद रख लो जब भी फॉरेन पॉलिसी लिखनी हो। और वो डायरेक्ट फॉरेन पॉलिसी नहीं पूछेगा, किसी न किसी के ऊपर पूछेगा, जैसे इसमें पूछे इंडिया ईस्ट, ठीक है ना, कभी बेस्ट पूछेगा, तो उधर के नेशंस के साथ जोड़ के 5-6 पॉइंट बना सकते हो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 10 से 12 पॉइंट लिखने हैं, तो 4-5 पॉइंट उधर से मिल गए, 4-5 पॉइंट उधर से, फिर बस हो गए 8-10। गुजरात डॉक्ट्राइन पे आपको स्टिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया स्टेक साउथ चाइना सी, ये है। नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी। एनर्जी के बारे में देखोगे तो वेस्टर्न एशियन कंट्री हैं जितने भी, सेंट्रल एशियन कंट्री भी हैं, कुछ वेस्टर्न एशियन कंट्री है, उनके पास ही सब तेल के कुएं हैं, और फिर वो तेल की नदियां बह रही हैं वहाँ पे, तो उनके पास तेल लेना है, तो हम लोग को उनके साथ बना के रखना पड़ेगा। इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा की हम बात करेंगे ना, इंडियन डायस्पोरा हैज ए डिसीजिव रोल टू प्ले द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ द अमेरिकन यूरोपियन कंट्री कमेंट, ठीक है ना। तो इधर आप देखोगे ना, तो आपका जो इंडियन डायस्पोरा है ना, इस पे 3 क्वेश्चन आ रखे हैं अब तक, 2012 में, 2017 में, 2020 में। तो रेगुलर तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अपन के पास माल बराबर होना चाहिए, कि अभी हमें पता होना चाहिए कि USA में अपन का डायस्पोरा सबसे ज्यादा है। अभी मैक्सिको के लोगों को निकाल दिया जाए ना, तो 2nd नंबर पे आता है इंडिया, जिसके सबसे ज्यादा लोग उसमें USA में घुसते हैं, मतलब जॉब करते हैं या फिर कैसे भी उसमें रहते हैं। तो मैक्सिको के बाद में, ओके, इंडिया 2nd नंबर पे आता है।
तो डायस्पोरा का अपने का क्या रोल है, सॉफ्ट पावर में हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो उस पर भी 3-4 पॉइंट आपको लिख के रखने हैं कि सॉफ्ट पावर की तरह हम डायस्पोरा को यूज कर सकते हैं। रेमिटेंस बहुत भर के देता है, हम लोग मतलब इंडिया का बहुत सारा रिजर्व होता है रेमिटेंस के टाइम पे, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को रिसीव करता है। इंडिया अफ्रीका वो अपना अजीज मित्र है, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत 2 क्वेश्चन पूछा गया है 15 और 21 में। तो कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, वही पूछेगा किन बातों पे हम लोग इनसे कनेक्शन बना रहे हैं, तो आज हम लोग ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। इंडिया जापान उनके रिलेशंस में क्या समस्या है और किन पे हम लोग को और ज़्यादा से काम करना चाहिए, तो हम सीखने वाले हैं आज। इंडिया एंड अदर्स, तो वो इजराइल के बारे में और सेंट्रल एशिया के बारे में, और आपको मतलब जो आस्कंद है ना एग्रीमेंट, उसके बारे में बातचीत की गई है। तो सेंट्रल एशिया की सॉरी सेंट्रल एशिया की बातचीत कर रहे हैं वो लोग। आज सेंट्रल एशिया पे अपना एक है भी एडिटोरियल, तो उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सारे थीम्स थे, तो आप लोग एक बार अच्छे से इन थीम्स को देखते रहें। मैं हर वीडियो में लेके आऊँगा जिससे कि आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएं कि एक्चुअल में आता क्या है। तो ये सब थीम्स से हम लोग PYQ से सीखे क्या हैं, तो वही हम लोग सीखें कि जो हमने थीम्स बना के रखे हैं ना, उन पे ना आपके पास इंट्रो और कंक्लूजन होना चाहिए पहले से रेडी, और कुछ टेम्पलेट्स ऐसे रेडी रहने चाहिए जिनमें भर के हम लोग जल्दी से आंसर लिखते हैं। 7 मिनट में हमें 10 मार्क्स लिखना है, 11 मिनट में 15 मार्क्स वाला लिखना है, तो 7 मिनट में हमारे पास ना 10 ऐसे पॉइंट मिल जाए, इजीली लिखते हैं जिनमें सोचने की जरूरत ना हो। और ये जो आपका 11 मिनट है उसमें हमारे पास 12 से 15 पॉइंट ऐसे कुछ मिल जाए जो हम इजीली लिखते हैं, ज़्यादा सोचेंगे। तो इंट्रो, अभी कोई इंट्रो आपको देना हो तो इधर मैंने एक इंट्रो लिखा हुआ है, इंडिया एंड जापान शेयर रिलेशन अलॉन्ग विद द कल्चरल लिंक इन द। अभी देखो इस इंट्रो को ना हम लोग पूरे एशिया के लिए यूज कर सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ इंट्रो बनाओ जो पूरे एशिया के लिए यूज हो जाए। जैसे मैंने कुछ हमेशा एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हर एक के लिए ना अलग अलग इंट्रो बनाओ, याद कर सकते हो तो बना लो, हर एक के लिए अलग अलग कंक्लूजन बना सकते हो तो बना लो। या तो मैं लगता है कि तुम एक से ही हर जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि एक नेशन का कोई एक ही क्वेश्चन आएगा ना, और अब मान के चलो 2 अपने पास इंट्रो होने चाहिए क्योंकि 4 क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक बार वही इंट्रो तुम कॉपी करोगे तो फिर उससे मजा नहीं आएगा, तो अलग अलग होने चाहिए। तो क्या ना कुछ जगह यूज कर सकते हो आप इसे। जैसे ये इंट्रो कैसे यूज कर सकते हो, इंडिया एंड जापान शेयर रिलेशन अलॉन्ग विद द कल्चरल लिंक सिंस इंसेंट टाइम। अभी ने जापान को हटा के कोई भी नेशन लगा दो, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस किसके कल्चरल लिंक हमारे सालों से हैं, ठीक है ना। अभी देखो द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया मस्ट एनहेंस द मैक्सिमम टू वर्ल्ड रिलेशनशिप मेकिंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द। अभी देखो की 3-4 कीवर्ड हैं इसके। सबसे पहला कीवर्ड क्या है, एनहेंस टू मैक्सिमाइज क्या है, बिल्ड रिलेशनशिप, मेकिंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है ना। अब ये बना क्यों रहे हैं, फॉरेन एशियन पिवोटल वर्ड बनाने के लिए। तो 3 आपको कीवर्ड पता होने चाहिए कि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, ओके। सेकंड हमें क्या करना है, ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने हैं, और वो भी किस लिए, क्योंकि एशिया को हम लोग बहुत पाइप्टेड मतलब वर्ड में काउंट कर सकें। तो आप इधर क्या कर सकते हो, जापान हटा के ना कोई भी ईस्ट का कंट्री लगा दो, कुछ नहीं चेंज करना है। जैसे ही वेस्ट का कोई कंट्री लगाओगे, वेस्ट एशिया का, तो इसे हटा के ना जहाँ एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिखा है ना, वहाँ लिख दो एक्ट वेस्ट पॉलिसी, बस खेल खत्म। तो ये मैंने लिखा हुआ है एक्ट ईस्ट की जगह, और ये इंट्रो पूरे एशिया के लिए यूज कर सकते हो। और 3 कीवर्ड मैं कैसे याद करके रखता हूँ, मेरे को पूरा माल नहीं याद है, ये तो इतना तो इंग्लिश आता है ना, तो हम बना सकते हैं। तो केवल क्या रखना है, इतना याद रखना है कि हमें 3 कीवर्ड मिलने चाहिए। हम कैसे भी इनहेंस करना चाहते हैं, इनहेंस द मैक्सिमाइजिंग बिल्डिंग रिलेशनशिप, मेकिंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और जिससे हमारा एशिया बनेगा महान। ये मैंने डायस्पोरा पे डेफिनेशन दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, आप पोज करके इन्हें पढ़ लें। और ये पूरे मैंने UAE पे, रसिया पे, सब पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना के रखे हुए हैं, तो आप इन जाके पढ़ सकते हैं। अब हम जल्दी से देखते हैं कि एक क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं अपने IR में, उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फिर उनका देखेंगे हम स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर में क्या क्या लिख सकते हैं वो माल। तो अब तक हमने क्या कवर कर लिया वो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा है सिलेबस, ठीक है ना। फिर उसके हमने देखा मार्क्स क्या कितने आ रहे हैं, फिर हमने देखे PYQ, फिर हमने देखे PYQ में थीम्स, फिर हमने देखे इंट्रो, फिर हमने देखे कंक्लूजन। तो ये अपना सारा माल कवर हो गया। अब सीधे आंसर पे कूदते हैं और अपन देखेंगे कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे क्या कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आंसर्स, तो जो स्ट्रक्चर रहता है मोस्टली क्वेश्चंस के, तो अपने IR में ना 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पहले ही बताया था। एक आते हैं रिलेशन विद नेशंस, जो नेशंस हैं अपनी दुनिया में उनके साथ रिलेशन। अभी 2 टाइप के नेशन है, एक तो आप उनके मतलब पड़ोसी, ठीक है ना। सेकंड वो अपने अजीज मित्र। अजीज मित्र में ना 2 टाइप के अजीज मित्र हैं, एक वो हैं जो मतलब बेताज बादशाह है,
सुपर पावर बोल दो उन्हें, ठीक है ना। और एक वो जो किसी न किसी में हमारे काम आ रहे हैं, चाहे एनर्जी की सिक्योरिटी हो या फिर कोई और हो। तो दो टाइप के मित्र हैं, तो उन दोनों मित्रों को देखेंगे, एक तो अपने पड़ोसियों को देखेंगे और अदर नेशन है उनको भी देखेंगे। सेकेंड टाइप का, तो ये मान के चलो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ओके। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। कोई ना कोई उसने एक ऑर्गेनाइजेशन दे रखी होगी और उस पर कोई क्वेश्चन पूछा होगा। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है, एक लोकल लेवल पे, जैसे सार्क पे क्वेश्चन पूछा है, बिम्स्टेक पे क्वेश्चन पूछा है। सेकंड होती है ग्लोबल लेवल पे, जैसे WTO। तो WTO पे तो हमने देखे थे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं ऊपर ही, आप जाके ना देख चेक कर सकते हो। तो ये ग्लोबल लेवल पे है। और ये जो ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उन्हें मोस्टली कहते हैं ना मल्टीलेटरल बॉडीज, जैसे UN है, ठीक है ना, WTO है, यूनेस्को है, जहाँ बहुत सारे कंट्री हैं, तो मल्टीलेटरल बॉडीज हो गई। तो सबसे पहले हमने देखा ना स्ट्रक्चर ऑफ आंसर्स, तो दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली। एक हमारा रिश्ता कैसा है दूसरे देशों के साथ में, उनमें भी हमने देखा अपने पड़ोसियों के साथ अलग और दूसरे देशों के साथ अलग, जो दूर गांव के देश हैं। सेकंड हम ऑर्गेनाइजेशन बेस देखेंगे, तो ये हमने देखा है दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। केवल IR में दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। यदि इनका स्ट्रक्चर आपका रेडी है ना, तो आपको लिखने में बहुत कम वक्त लगेगा। मैंने लास्ट प्रीवियसली बताया था कि मैं इजीली IR के क्वेश्चन जो 4 है ना, वो मेरे लिए इतने लो हैंगिंग फ्रूट हैं कि मैं इन पे बिल्कुल मेहनत किए बिना इजीली 30 से 35 मार्क्स ले लेता हूँ। मैंने बताया भी था कि मैं 92 से कैसे 110 तक पहुंचा था। तो इसीलिए मैं बताया था कि ऐसा सब सिस्टम बना के रखा, वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। यदि कभी भी ना नेबर्स की बात आए ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपके हाथ में होनी चाहिए उनके बारे में लिखते वक्त। जैसे जब भी कोई नेबर की बात लिखो ना, कोई भी अपना पड़ोसी हो, आजू बाजू का, इवन मैं कह रहा हूँ बाहर गांव का भी हो, तो एक हमारी समस्या है, चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है, या चैलेंजेस लिखने हो हमें, तो कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको हमें कैसे भी कैसे करके टैकल करना होगा। नहीं तो फिर वो चाइना अपन का पड़ोसी है और अपने लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो कहीं पे भी जाओ, मान के चलो कोई बॉडी भी लिख रहे हो आप, मान के चलो हम लोग यूनेस्को को आज पढ़ेंगे और यूनेस्को में देखेंगे कि US ज्वाइन क्यों किया है, तो उसमें एक बड़ा हम कार्ड ये लिख सकते हैं, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना ने बहुत फंडिंग दिया यूनेस्को को, तो चाइना फंडिंग देगा तो अपने हिसाब से कोई काम करवाएगा। तो उसमें क्या है, USA का जो बेताज बादशाहगिरी है या फिर उसका प्रेस्टेज है, छवि है, वो कम हो रहा है ना, क्योंकि वो माल नहीं दिया। तो बात समझ में आ रही होगी। तो चाइना का इन्फ्लुएंस हम बहुत सारी, इस वाले कीवर्ड को हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। जब आप ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हो ना, ये वो सब्जेक्टिव स्पेसिफिक, मोस्टली तुमने सुना होगा ना कि जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन लिख रहे हो उसके कीवर्ड्स यूज करो, तो यही वो कीवर्ड्स हैं। इनसे क्या है ना, एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देता है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। नेक्स्ट लिख सकते हो वाटर डिस्प्यूट्स बहुत चलते हैं हमारे, इंडस वाटर ट्रेटी, इस पे तो एक क्वेश्चन भी स्पेसिफिक पूछ रखे हैं। नेपाल के साथ बहुत सारे हमारे रिवर डिस्प्यूट है, तो ये हमारे नेबर्स के साथ हमें ये चैलेंजेस लिखने हैं। जब भी वो पूछे कि चैलेंजेस या डिस्प्यूट बताओ नेबर्स के साथ, तो ये 3-4 हमेशा याद रखने हैं। बाकी तो अपना चैलेंजेस वाला टेम्पलेट बना हुआ रेडी रखा है, जो मैंने लास्ट दिया था, और स्क्रीनशॉट आपने लेके रखा होगा, मे बी आप उसको बार बार देखते रहो, याद हो जाएगा। 4 से 5 महीने हम पढ़ेंगे ना, तो ऐसे आंसर लिखने सीख जाएंगे कि आप कहोगे इतना तो कोई कोर्स खरीदते आप वहाँ पे भी नहीं सीख पाते। तो चाइना का इन्फ्लुएंस, वाटर डिस्प्यूट, रिवर्स का तो एग्जाम्पल हमने दो लिखे हैं। वाटर डिस्प्यूट देखेंगे, जैसे हम नेपाल के साथ देखेंगे तो काला पानी इशू है, चाइना के साथ देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, और बीच में नेपाल के बाजू में भी है। तो ये सब 3 बातें आपको याद रखनी है। तो हमेशा क्या याद रखना है, चाइना के इन्फ्लुएंस के बारे में लिखना है, वाटर और बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या सीख लिया, हमने सीखा 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं IR में बस, एक नेशंस के ऊपर और एक बॉडीज के ऊपर। नेशंस अपने 2 पड़ोसी और कुछ अजीज मित्र जिनके साथ हमारे कुछ संबंध अच्छे होने चाहिए। और जब हम पड़ोसियों की बात करें तो इनके बारे में चैलेंज लिखते हुए 3 चैलेंजेस एक्स्ट्रा है, रिवर, बॉर्डर और चाइना। रिवर और बॉर्डर का इन जो अपना डिस्प्यूट है उसको चैलेंज बनाएंगे, और हम बनाएंगे चाइना के इन्फ्लुएंस को। अभी यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखना हो, सॉल्यूशन लिखना हो, तो यहाँ बोलेंगे हमें बायलैटरल रिलेशन बना के ये जो समस्याएं उनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। अभी आओ आंसर स्ट्रक्चर करते हैं। पहला वाला, सबसे पहला रिलेशंस विथ नेशंस। इसका आंसर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, और फटाक से यही सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंट्रो लिख दो। इंट्रो क्या हो सकता है, अभी मैंने ऊपर ही बनाया था कि एशिया के लिए अपना पूरा इंट्रो है, 3 ही बातें लिखनी है कि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें और अपने एशिया को भी पिवट कर सके। एक और है इंट्रो, मेरे को एकदम कंफर्म याद नहीं आ रहा है
कि एशिया का ये टर्म है, ऐसा कुछ है, मैं शायद आपको बता दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। तो सबसे पहले इंट्रो लिख दो, कुछ बॉडी के बारे में पता हो या फिर कुछ नया हो, ट्रेड के बारे में भी कुछ पता हो तुम्हें कि कितने का हो रहा है, कौन से नंबर का ट्रेड पार्टनर है, वो यूएसए है तो अपना फर्स्ट ट्रेड पार्टनर है, तो ऐसा करके कुछ भी इंट्रो आप बना सकते हो। ओके, बाकी क्या है बॉडी पे आते हैं, ये मेन चीज़ है, क्योंकि इंट्रो तो मैंने दिए हुए हैं पहले, ऊपर तो आप वहाँ से भी कोई रट्टा मार सकते हो, फिर वो लिख देना आप। तो बॉडी का रट्टा नहीं मार सकते, तो उसके टेम्पलेट आज मिले तो वो बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। सबसे पहली है, जो भी कोई क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो होती है एरिया ऑफ एंगेजमेंट, कि हम जब भी किसी नेशन के साथ में डील करते हैं, कोई भी डील हो, मान के चलो कोई भी आपने डील की किसी भी नेशन के साथ, कोई भी तरीके का रिलेशन है किसी भी नेशन के साथ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एरिया ऑफ एंगेजमेंट। किन किन एरियाओं पे हम लोग उस देश से जुड़े, मान के चलो कोई भी देश के साथ हमारे रिलेशन होते हैं, मान के चलो हमारे ही किसी के साथ रिलेशन होते हैं ना, तो कोई ना कोई तो एरिया होते हैं एंगेजमेंट के, या तो वो तुम्हारे लाइब्रेरी में होगा, या तुम्हारे ऑप्शनल का सेम होगा, या तुम्हारे साथ कोचिंग में सेम होगा, या तुम्हारे साथ कहीं तो होगा ना भाई, कोई तो एरिया होगा जहाँ से एंगेजमेंट होगा। तो एरिया ऑफ एंगेजमेंट क्या है, तो वो 5-6 एरिया ऑफ एंगेजमेंट हैं जिनको मैंने याद कर रखा है एक ट्रिक के साथ में, तो हम उसे ट्रिक को देखेंगे और उसके बाद उन सबको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। एक ट्रिक है, एज एम्परर गौतम गंभीर डीडीसी की बस में गया, ठीक है ना, ध्यान रखना, हेज एम्परर गौतम गंभीर डीडीसी की बस में गया। ओके, तो ऐसे याद रख लो कि गौतम गंभीर है ना, ठीक है ना, वो अपने इधर ही रहता है, तो क्योंकि अपने बाजू में रहता है तो फिर वो पार्क से सामने जाके देख सकते हैं। तो उसमें क्या है ना कि वो गौतम गंभीर है ना, वो एम्परर ही है अपने टाइप का, ठीक है ना, तो हिज एम्परर मतलब उसका वो एम्परर गौतम गंभीर अपने डीटीसी की बसें चलती है ना, तो टी हटा दो, डीडीसी की बस में गया। तो सबसे पहले ये वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए कि हिज एम्परर गौतम गंभीर डीटीसी नहीं डीडीसी की बस में गया। अब देखते हैं क्या क्या चीज रहती है, इसे 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, मेरे को तो याद हो गया क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा। तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि हिज एम्परर, ठीक है ना, कौन, गौतम गंभीर डीडीसी की बस में गया। आप ऐसे सोच लो ना कि गौतम गंभीर है, कभी डीटीसी की बस में गया होगा, तो हिज एम्परर तो अपने आप ही कनेक्ट कर जाएगा। गौतम गंभीर सोचो इतना बड़ा महान आदमी और फिर आज भी तो सांसद भी है, तो आप मान के चलोगे उससे कि वो डीटीसी की बस में गया, ऐसा मतलब इमेजिन करोगे तो बहुत ही लगेगा कि अच्छा इतने खराब दिन आ गए कि वो डीटीसी की बस में गया, या फिर इतना अच्छा आदमी हो गया कि लोगों को बता रहा है कि अपन बस में घूम रहा है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी निकालेगा तो फिर उससे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ये सब चीज़ों को बचाने के लिए वो डीटीसी की बसों में घूम रहा है। तो आप ध्यान रखना है डीडीसी की बस में गए, तो ध्यान रखो अब इसमें से क्या क्या हम लोग माल निकालेंगे। सबसे पहले हिज, तो ध्यान रखना है जब भी हिज होगा तो उससे होता है हिस्टोरिकल रिलेशन। जब भी किसी से एरिया ऑफ एंगेजमेंट हो तो उसमें एक लाइन हमें पहला हेडिंग लिखना है, जो उसको लिखना है हिस्टोरिकल बारे में, कि हमारा कल्चर सेम है, ठीक है ना, और हमारी रेस रिलीजन के बारे में। अभी मान के चलो कोई भी नेपाल के बारे में लिख रहे हो तो अपना रिलीजन भी काफ़ी हिंदुइज्म मिलता है। अभी कोई दूसरे के मतलब मान के चलो कोई सेंट्रल एशिया है, वहाँ मुस्लिम्स रहते हैं, अपनी इंडिया में भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो मान के चलोगे उनके साथ में रिलेशन, कोई ना कोई रिलीजन का रिलेशन निकाल सकते हो, रेस का निकाल सकते हो, कल्चर का, हमारा कल्चर सेम है, क्योंकि हम लोग की जो सिविलाइजेशंस थी ना, मोसोपोटामिया हो, चाइनीज हो, इंडस वैली हो, ये सब सेम टाइम पे थी, तो हम लोग का कल्चर भी सेम है। या फिर P2P मतलब पर्सन टू पर्सन हम लोग का है, उसमें भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ एंगेजमेंट क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, तो हिज से, इम्प्रेस से क्या इकोनॉमिकल हो सकता है। अभी इकोनॉमिकल में क्या होगा, अभी कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो उसमें हम लोग ट्रेड की बात करेंगे कि भाई ट्रेड बढ़ाने के लिए बात की गई है, उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है ना। अभी उसने कहा है कि FDI बहुत ज़्यादा वो लोग हमें प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि हमने कुछ टैक्सेस पे बातचीत की है, फ्री ट्रेड पे हुआ है, FII पे हुआ है। तो ध्यान रखना इकोनॉमिकल के बारे में जब भी कुछ भी लिखोगे ना, इकोनॉमी के बारे में, तो वहाँ पे आप ट्रेड की बात को लिख सकते हो, ठीक है ना। और फिर उसका लिख सकते हो कि हमने ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, या फिर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ जाएंगी, कुछ भी इनके बारे में लिख सकते हो। तो पहला एंगेजमेंट का तरीका होता है हिस्टोरिकल, सेकंड एम्परर था उससे इकोनॉमिकल, थर्ड है गौतम गंभीर। तो जियो पॉलिटिकल, अभी जियो पॉलिटिकल एंगेजमेंट क्यों होगा, क्योंकि मान के चलो अभी कहीं पे भी ऐसे मान के चलो चाइना है, चाइना कहीं भी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी करनी पड़ेगी, जैसे मान के लो कोई हम आइलैंड ले लेते हैं लीज पे, और वहाँ पे हम लोग ऐसा कोई
कोई ऐसा आइलैंड ले लो आप जो जिसका जियो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा महत्व हो, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप उस पर बातचीत कर सकते हैं कि भाई हाँ ये यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाने में उसको, ठीक है ना। तो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे अफगानिस्तान है, हम लोग अफगानिस्तान में इतना काम धंधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया में जाने के लिए ना अफगानिस्तान का यूज करना पड़ेगा। तो उसे हम बोलते हैं जियो पॉलिटिकल लोकेशन होने की वजह से हम लोग अफगानिस्तान में उसका पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, वहाँ स्कूल्स बनवा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रा को बनवा रहे हैं, अभी एक ब्रिज बनवाए हैं। तो ये सब क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिकल कोई वहाँ पे पोजीशन रहेगी उसके लिए। तो ध्यान रखना, पहला हिस्टोरिकल, सेकंड इकोनॉमिकल। हिस्टोरिकल में जब भी हेडिंग के अंदर क्या लिखोगे कि पर्सन टू पर्सन उनका मेल बढ़ा दो और कॉन्टैक्ट बढ़ा दो, कल्चर की बात कर दो, रेस की, रिलीजन की बात कर लो। इकोनॉमिकल में आप ट्रेड की बात करो, ट्रेड के हिसाब से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करो, आप वहाँ इंडस्ट्री के एक्सपेंशन की बात करो, ये सब कर सकते हो, ठीक है ना। तो 3 हो गए। गंभीर, गंभीर का मतलब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। अब ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट होते हैं जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली, उनसे भी क्या होता है, उनके साथ हम जब आपस में मिलते हैं ना, उसके सारे मेंबर रहते हैं, तो उनके साथ और एंगेजमेंट होता है। जैसे तुमने देखा होगा कि G20 की या फिर G7 की कोई सबमिट हुई, वहाँ पे 7 कंट्री वाले लोग आए और फिर आपस में उन्होंने ना मिलके कई सारे एग्रीमेंट किए। ऐसा तुम सुने होगे, मोस्टली टाइम होता है जब भी G7 का होगा या फिर कोई भी सबमिट होती है, SCO की सबमिट हुई, तो वहाँ पे कोई सेंट्रल एशिया वाला कंट्री है, तो उसके साथ मोदी जी ने कुछ संबंध, मतलब कुछ एग्रीमेंट किए। तो ध्यान रखना, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनसे भी हमारा टाई अप होता है, और जैसे WTO है, SCO है, इनके सब में मिलते हैं और हम लोग आपस में बैठ के कुछ न कुछ करते हैं। DDC, डिफेंस, हमेशा हमें डिफेंस की बातचीत करनी चाहिए। डिफेंस में हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक्सरसाइज, हम उसके साथ मिलकर कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। कोई डिफेंस का माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाइना, सॉरी, एग्जाम्पल के लिए आप इधर ले लीजिए, USA है, वहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं, रसिया से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, गरीब देश जैसे वियतनाम, उसको हमने कुछ गिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। या फिर कोई और कंट्री है जो छोटी कंट्री है, वो हमसे कुछ चीज़ खरीद लेती है, ओके ना। इस हिसाब से हम लोग जो अपना डिफेंस है ना, उसके साथ में भी चीज़ें एंगेजमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। डायस्पोरा, एक डी से हो गया डिफेंस, दूसरी डी से डायस्पोरा, फिर वो सॉफ्ट पावर के रूप में डायस्पोरा को यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आते हैं कि बस से मतलब टेररिज्म। हमेशा कोई भी दिक्कत आए ना, तो हमेशा जब भी हम लिखेंगे एरिया ऑफ एंगेजमेंट, तो लिखेंगे हमें टेररिज्म को कम करना है, इसलिए हम लोग टेररिज्म के ऊपर कोई न कोई उसके साथ में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। मैं गया मतलब मिनीलेटरल। एनर्जी का मतलब जब भी सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया की बात होगी, तो हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल की, सोलर एनर्जी और फिर और भी चीज़। तो क्रूड ऑयल तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनर्जी की हमेशा हम बातचीत करते हैं। थर्ड बातचीत करते हैं ना, जो वो करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट की, क्लाइमेट चेंज पे हम लोग बातचीत करेंगे, और हम लोग क्लाइमेट चेंज के अलावा ग्लोबल वार्मिंग बात करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप याद रखना है। तो ऐसे याद रख लिया हमने, एक एक बार देख भी लिया, इसके अंदर लिखना क्या है ना। तो एग्जाम्पल के लिए भी मैंने यहाँ पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। तो आपको हिस्टोरिकल में लिखना है, तो कल्चर, रेस, रिलीजन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा दो घटा दो, क्या करना है वो आप खुद वहाँ लिखो क्वेश्चन के हिसाब से। इकोनॉमिकल में ट्रेड, FDI, FII, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो पॉलिटिकल क्या यूज करते हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन कैसे यूज करना है उन्हें बता दिया, डिफेंस को कैसे करना है, डायस्पोरा को साइट सॉफ्टवेयर के लिए, टेररिज्म के लिए हमें क्या करना है, उसे कम करना है, उसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ न कुछ बात करनी होती है हर एक कंट्री के साथ में, और हमने एनर्जी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। तो ये मैंने कुछ जो अपने 7 से 8 बताए हैं ना पॉइंट, एरिया ऑफ एंगेजमेंट, इनमें से आपको 5-6 तो याद ही हो जाने चाहिए, और 5-6 ही लिखने हैं बस। ये सब के सब तो वैसे भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हर एक जगह ये सब के सब लागू नहीं होंगे। कहीं पे 5 लागू हो जाएंगे, कहीं पे 6 हो जाएंगे, किसी कंट्री के साथ 4 हो जाएंगे, लेकिन रहता यही है। तो ये आधा पेज का जो माल है ना, यदि ये आपको रट गया, तो IR के ना 60% क्वेश्चन आपके हाथ में है। आप ऐसे लिख दोगे ना कि आपको ना 1 सेकंड भी सोचने का वक्त नहीं चाहिए होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट देते हैं। अभी हमें पूछता है वो डिस्प्यूट एंड चैलेंजेस। तो नेवर्स के लिए हमने देखा था कुछ डिस्प्यूट्स, जैसे रिवर से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, और हमने देखा था चाइना की इन्फ्लुएंस। 3 तो हमारे जो चैलेंजेस हैं ये हो गए थे। अब डिस्प्यूट क्या रहते हैं, वो हर एक कंट्री के ना अलग अलग रहते हैं, तो वो तो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे एक एक करके, कि अभी चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट क्या है, अभी पाकिस्तान के साथ क्या है, नेपाल के साथ क्या है, भूटान के साथ क्या है, वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चैलेंजेस का जो है ना, वो मैंने एक टेबल दिया हुआ है, आगे भी मैं दिखा दूंगा, लास्ट में दे रखा था मैंने। तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, चैलेंजेस लिख सकते हो और वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। वो सब पूरे पूरे चारों पेपर में सेम रहते हैं, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। वो मैंने टेम्पलेट लास्ट वीडियो में भी दिया था, इसमें भी दे दूंगा। तो आप इस पर अब की बार ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये टेम्पलेट की मैं बातचीत कर रहा था, मेरे को शायद किसी ने मैसेज भी किया था कि सर वो कैसे मिलेगा टेम्पलेट।
तो यही टेम्पलेट है और इसको हमें याद करना है। जैसे ही हम मान के चलो हर महीने एक वीडियो IR का बनाएंगे तो उसमें हम इसे रिवाइज करेंगे, इससे क्या होगा 4-5 वीडियो में ही क्या होगा हमें ये रट जाएंगे, जैसे मेरे को रटे हुए हैं। ध्यान रखना है, हिज एम्परर गौतम गंभीर DTC की बस में गया, ठीक है ना। अब ये DTC की बस में क्यों गया था, तो वो मैंने बताया था तुम्हें कि एक तो फ्यूल बचा लिया, जिससे क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। तो हमें बाद में लिखना है कि ये बचाया क्यों था, क्योंकि वो इसलिए गया था एनर्जी और इन्वायरमेंट की उसको चिंता है, जो मैंने पहले कहानी में समझा दिया था। और भी पॉइंट हैं, तो अभी ऐसे कंक्लूजन लिखना हो तो मोस्टली कोट से कंक्लूड कर सकते हो। जैसे आप मान के चलो ऐसा कोई कोट लिख दो, वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है ना। वसुदेव कुटुम्बकम मतलब सब लोग, पूरा अर्थ हमारा घर है और हम सब लोग मिल बांट के अपन लोग भाई बहन की तरह या फिर भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं, ठीक है ना। इतना कुछ ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है लेकिन वो कोई रहता नहीं है भाई भाई की तरह। और भी पॉइंट हैं कुछ जिनको आप मेंशन कर सकते हो, तो मैंने यहाँ लिख दिए थे। जैसे आप ढूंढ नहीं पाते हो, ये कुछ टर्म्स होते हैं, मान के चलोगे IR रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, आप इनको उधर मेंशन करोगे तो कुछ अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया को इंडियन ओशियन में बनना है, तो ये क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा, उधर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है, ठीक है ना, उधर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। P2P कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर दो, हम लोग को किसी भी चीज़ के लिए कुछ करना हो तो मतलब पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट है ना आपस में बढ़ा देना चाहिए। कोलाबोरेशन कर लेना चाहिए हेल्थ वेल्थ के बारे में, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन में ले लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बातें करते रहना चाहिए। ये मार्केट बन जाएगा ईच अदर के लिए। अभी कोई भी मान के चलो इकोनॉमिकल में आपको लिखना हो ना, तो आप लिखोगे कि ये कोई भी मान के चलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उससे क्या होगा मार्केट बनाए एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। कॉपरेशन बढ़ सकता है WTO इनके थ्रू, वहाँ पे हम लोग को जैसे आपस में कोई भी हमारा दोस्त है तो उधर हमें UN काउंसिल में वोट करेगा हमारे सपोर्ट में। एनवायरनमेंट की बात हम लोग कर चुके हैं, तो ये सब बातें आप और लिख सकते हो। इकोनॉमी के बारे में मैंने वैसे बता दिए सारे, लेकिन नहीं पता हो तो आप ये लिख सकते हो, ट्रेड के, मार्केट का असेस होगा, एनर्जी की बात होगी, ठीक है ना। अभी बात की थी मैंने सॉफ्ट पावर की, तो सॉफ्ट पावर पे कभी कोई क्वेश्चन आया है, मैंने शायद कोई टेस्ट सीरीज में लिखा होगा, तो मेरे को लगा था कि सॉफ्ट पावर के ऊपर भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे कि कभी सॉफ्ट पावर पे ही पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उस पर लिख लें। तो मैंने ये लिख दिए हैं, जैसे योगा एक सॉफ्ट पावर है, बॉलीवुड एक सॉफ्ट पावर है, म्यूजिक, मिडाइवल, सॉरी, जो अपना टूरिज्म है ना उसकी बातचीत कर लो, तो ये टूरिज्म में भी क्या है ना एक मस्त सॉफ्ट पावर है। लोग हमारे पास आएंगे, हमारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना, ताज देखेंगे आके या फिर कुछ और देखेंगे, तो उनसे भी काफ़ी है। ट्राइबल हेरिटेज भी एक अच्छा सा सॉफ्ट पावर है, लोग ट्राइबल्स के साथ में मिलने आते हैं। जैसे जारवा है, देखा होगा आपने, लोग उधर मिलते हैं, लेकिन वो गलत है, ठीक है ना, उनके हम कल्चर को खराब कर रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे ताजमहल वाजमहल पे मिलने आते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी ड्यूरिंग कोविड, ये भी एक सॉफ्ट पावर था। सॉफ्ट लोन्स, अभी मैन 65 में भी ये मेंशन है। जैसे हमने नेपाल को दिया सॉफ्ट लोन, सॉफ्ट लोन का मतलब होता है लो इंटरेस्ट पे ज़्यादा दिन के लिए देते हैं ना। क्रिएट इंफ्रा, अफगानिस्तान में जैसे हमने पार्लियामेंट बना दिया, ये सब पॉइंट आते हैं सॉफ्ट पावर के। तो अभी कहीं हो तो इसमें से 5-6 पॉइंट तो याद ही रहने चाहिए। मेरे को याद है तो मैं कैसे याद करता हूँ, तुम भी याद कर लो। वो अपना बॉलीवुड, तो फिर बॉलीवुड से मैं उधर योगा, जानती होगे योगा के लिए कोई ना कोई तो फेमस ही होगा आपके बॉलीवुड में, तो उसको आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो म्यूजिक के बारे में, बहुत सारा म्यूजिक है जो लोग सुनते हैं। जैसे मान के चलोगे ना सेंट्रल एशिया है, उधर लोग हिंदी में, दुबई, सऊदी, इधर हिंदी लोग जानते हैं और थोड़ा बहुत हिंदी में सुनना पसंद करते हैं, और टूरिज्म के लिए तो लोग आते हैं। तो ये अपना याद रखना, कुछ इसके एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, कुछ के आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या देखिए, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं और बढ़ जाते हैं खत्म। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक रिलेशन बेस्ड और एक बॉडी बेस्ड। हमने रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन लिखना शुरू किया, बॉडी बेस्ड नहीं लिखना हुआ। तो सबसे पहले हमने इंट्रो लिख देना जो ऊपर लिखे हुए थे, एरिया ऑफ एंगेजमेंट क्या हो सकते हैं, ये सब हैं। अब इन सबको ही हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। कभी हम इन्हें मान के चलो, इनको ना हमें किसी ने पूछा कि सॉल्यूशन बताओ, इंडिया का किसी के साथ में रिलेशन सुधारना है, सॉल्यूशन बताओ, यही सॉल्यूशन है। हम लोगों को ना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना। हमारा ट्रेड बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, डिफेंस के रिलेशन बढ़ा देना चाहिए, टूरिज्म की बात करनी चाहिए, और उन लोगों को जो वीजा का दिक्कत है वो खत्म कर देना चाहिए, सिंगल विंडो कर देना चाहिए, जो भी है ना, ठीक है ना। एनवायरमेंट रिलेटेड उसके साथ में ले जाना चाहिए। यहीं से सारे सॉल्यूशन बन जाते हैं इस ही टेम्पलेट से। कैसे बनेंगे वो धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा, पहले इन सबको याद कर लो, वो ज़्यादा जरूरी है। तो हमने देखा और ये पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, हमने देखा था सॉफ्ट पावर क्या है,
अब थोड़ा बहुत बी फॉरवर्ड लिखना हो तो बी फॉरवर्ड के लिए भी मैंने इधर एक पॉइंट दे रखे हैं। जैसे बी फॉरवर्ड में लिखना हो तो आप बता सकते हो सॉफ्ट पावर के थ्रू हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं डेवलपमेंट में, R&D में, एजुकेशन में, ठीक है ना। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, कनेक्टिविटी ला सकते हैं, इनके जैसे कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट्स, रोड, पाइपलाइंस ये सब बना सकते हैं। मेंटेनेंस, पीस को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे होगा तो इसमें क्या होगा, हम लोग फूड, एनर्जी ये सब माल भिजवाते हैं उस कंट्री को, ठीक है ना। तो ये चैलेंजेस और सॉल्यूशन जो मैं हमेशा सिखाता रहता हूँ उसका ये टेम्पलेट है। जो लोग नए हैं इस बार तो वो लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यही चैलेंजेस रहते हैं हमेशा। लैक ऑफ फंड, अपन के पास माल नहीं है। कॉपरेशन कहाँ करना है, रीजन जो अपना रीजनली करना है, ग्लोबली करना है। लैक ऑफ इंफ्रा, प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फंड्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये अपना एक बार देख लो। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैलेंजेस हैं कि चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है ना, ह्यूमन की डिसीज से, ठीक है ना। अब हमारा सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं, उन पे जल्दी से बातचीत शुरू करते हैं। मल्टीलेटरल बॉडीज। अभी मल्टीलेटरल बॉडीज जो हैं और या फिर रीजनल बॉडी हैं, उन पे आंसर्स कैसे लिखते हैं। अभी तक तो हमने केवल अपने दोस्त, अजीज, फ्रेंड्स या फिर नेशंस के बारे में आंसर लिखना सीखा था। अभी मल्टीलेटरल बॉडीज के बारे में यदि आंसर लिखना हमें सीखना हो तो इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रो अवार्ड बॉडी, कोई भी बॉडी है उसके बारे में 2 लाइन लिख दो, इंट्रो हो जाती है, ठीक है ना। कोई बॉडी के बारे में लिख दो। मेन चीज जो सीखनी है तुम्हें, वो बॉडी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, रोल क्या है, फंक्शन क्या है, मैंडेट क्या है। ये बात आपको हर एक बॉडी से निकालनी है, जो भी न्यूज में हो। मैं तो कहता हूँ सबके ही नोट्स बना लो, ऐसी 15-20 बॉडी होंगी। ऐसा मान के चलो 5 लाइनें लिखनी है आपको हर एक बॉडी में से, केवल 5 लाइन लिखनी है। थोड़ा सा उसके बारे में 1-2 लाइन का, उसका रोल, फंक्शन का एक थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, ऐसे करके क्या क्या फंक्शन है उसके, ठीक है ना। ऐसे 4-5 पॉइंट लिखने, बस 4 या 5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखने, क्योंकि हम लोग यहाँ मार्क्स चाहिए, हमें पास करने आए, हम लोग यहाँ PhD करने नहीं आए, समझ गए ना। या तुम IFS बन जाओगे ना तो उसके बाद तुम्हें सिखा दिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ डिप्लोमेटिक सारे रिलेशन सिखा दिए जाएंगे। अभी हमें कैसे भी करके ना हमें मार्क्स स्कोर करने हैं, तो यहाँ पे ना हमें मतलब नींद नहीं खोनी है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, फिर वो सब नींद चैन खो के फिर पूरी रात यही पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है ना। तो ये आपको बना के रखना है सबसे। फिर चैलेंजेस, एरिया ऑफ नॉट वर्क गुड, तो वो सेम है जो हम लोग अभी चैलेंजेस देखे ना, यही सब सेम इधर लिख दोगे, थोड़ा बहुत घुमा के, 1-2 स्पेसिफिक, बाकी उधर कॉमन वाले। रिफॉर्म, सजेशन, सॉल्यूशन, वे फॉरवर्ड, सेम है ऊपर वाले। और फिर कंक्लूजन। अब हर एक बॉडी के लिए ना जो रिफॉर्म करने होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। 2 से 3 रिफॉर्म तो आपको वही मिल जाएंगे जो अपने पीछे टेम्पलेट में, और 2 या 3 रिफॉर्म आपको उस बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत जान के पता चल जाएंगे जब पढ़ोगे तब। तो मुझे लगता है कि 3 रिफॉर्म लिख दो आप, या 4 लिख दो, इनफ है। 3-4 पॉइंट हो गए, इसमें 3 अपने कॉमन वाले, एक कोई स्पेसिफिक, सबसे पहले लिख दो, फिर कॉमन वाले लिख दो। ऐसे ही चैलेंजेस, तो चैलेंजेस में क्या है ना, कोई एक स्पेसिफिक चैलेंज उस बॉडी से लिख दो, फिर अपने 3 कॉमन वाले लिख दो, बस खत्म। कंक्लूड कर दो। कंक्लूजन क्या है, मैंने बताए थे लास्ट वाले में भी, किसी बॉडी को कंक्लूड करना हो ना तो सिंपली क्या है, उसकी तारीफ कर दो। ऐसे करके तारीफ कर सकते हो तुम कि ये बॉडी बहुत अच्छी है, या फिर लिख दो ये बॉडी के पास पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। या मान के चलो कोई बॉडी है उसका नाम लिख दो, इट इज़ द मल्टीलेटरल, या फिर ये रीजनल बॉडी है, इसके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, बट नीड है कि अभी उसको ना सही से कॉपरेशन करना चाहिए, सही से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बस खत्म हो गया। जैसे एक ये मैंने लिखा भी है कि आपको न पता हो तो आप इधर से कॉपी मार सकते हो। G7 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप आफ्टर द ग्लोबल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट, WTO, WB, इनके बाद में। और ये काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर इंडिया फुलफिलिंग एस्पिरेशन लाइक। इनमें से ना आपको ये पूरा नहीं लिखना है, 1 या 2 लाइन निकालनी है काम की, जो मैंने बताया था कि बहुत अच्छी बॉडी है, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, और इसकी ये काम कर दो तो ये अच्छा हो जाएगा। अब आओ शुरू करते हैं हमारे एडिटोरियल। तो अब तक का जो हमारा ज्ञान था वो सारा ज्ञान क्या था कि कैसे क्वेश्चंस को लिखना है, क्या क्या माल इकट्ठा करना है, वो हमने इकट्ठा करके तुम्हें दे दिया है। अब सारा तुम्हारे हवाले, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है, आपको सोना बाबूगिरी करनी है, या फिर आपको इस माल पे थोड़ा सा पढ़ाई करके और रिवाइज करना है। जब नेक्स्ट में IR पढ़ाऊँ जुलाई का, तब तक आपको ये माल रटा होना चाहिए, मे बी आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। और आप बस सोना बाबूगिरी के लिए हैं तो फिर कोई बात नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर पढ़ा दूंगा, तो फिर आप वीडियो देख लेना, मौज ले लेना, फिर चले जाना। ओके, तो ये आप देख लिए ना, मल्टीलेटरल बॉडीज, रीजनल बॉडीज क्या है, तो इनका आंसर क्या लिखते हैं हम सीखे। अब हम लोग देखते हैं पहला इसका जो आर्टिकल है वो क्या है। तो पहला आर्टिकल